रात गहरी थी। प्रयागराज की हवा में आप जानते हैं एक अजीब सी एक खामोशी फैली हुई थी और एक इंसान, रणधीर सिंह यादव, जो उस रात घर नहीं लौटे। ये कहानी है दोस्ती की, गहरे शक की और एक रात की जिसमें सच को शायद छुपाने की कोशिश की गई। आज हम प्रयागराज के जाने माने बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव की हत्या के मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास कई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स हैं और पुलिस द्वारा भी जो समय समय पर जानकारियां दी गई, तो इनके आधार पर हम पूरी कहानी, जांच के जो अहम मोड़ रहे और इस मामले की मौजूदा स्थिति क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे परत दर परत। हमारा मकसद यहाँ देखिए किसी भी तरह की सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें बस एक साथ रखकर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करना है। जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया है, इस कहानी में कथित अवैध संबंध का एंगल है, दोस्ती के टूटने की बात है, एक सोची समझी साजिश का भी दावा है और पुलिस की एक सघन जांच के कई पहलू इसमें शामिल हैं। और एक बात साफ कर दें, हम पीड़ित का नाम रणधीर सिंह यादव ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ जगहों पर मीडिया में रणधीर यादव भी लिखा गया है, पर मामला वही है, प्रयागराज वाला, जिसमें शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था और उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी वो चित्रकूट से बरामद हुई थी। हाँ, और यहाँ एक जरूरी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। इस चर्चा में हम जिन नामों का जिक्र करेंगे उनकी कथित भूमिकाएं और जो आरोप हैं वो सभी पुलिस के बयानों, हुई गिरफ्तारियों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। देखिए, किसी भी मामले में अंतिम निर्णय तो अदालती कार्रवाई और न्यायिक जांच के बाद ही होता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी संवेदनशील विवरणों को बिना किसी ग्राफिक विस्तार के और पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मामले के संदर्भ से। रणधीर सिंह यादव प्रयागराज में एक जाना माना नाम थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, पहले जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे। उनका एक परिवार था, समाज में एक पहचान थी। जाहिर है ऐसे व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना शहर भर में चिंता और चर्चा का विषय बन गया और इस प्रोफाइल की वजह से मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है ना? बिल्कुल, ये प्रोफाइल इसे और संवेदनशील बना देता है। घटना 22 अगस्त की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शाम रणधीर सिंह यादव नवाबगंज इलाके के एक ढाबे पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद थे। पुलिस के अनुसार बाहर से देखने पर तो ये एक आम शाम लग रही थी, मतलब दोस्तों की महफिल, खाना पीना, बातचीत, लेकिन शायद सतह के नीचे कुछ और तनाव भी पनप रहा था। और उस रात के बाद रणधीर घर वापस नहीं लौटे। अगले दिन यानी 23 अगस्त को उनकी पत्नी बबली यादव, जो खुद भी कौड़िहार क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने पुलिस में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और अपनी शिकायत में उन्होंने अपहरण का शक भी जाहिर किया था। चूँकि रणधीर सिंह यादव एक राजनीतिक हस्ती थे और उनकी पत्नी भी राजनीतिक पद पर है, तो ये मामला तुरंत हाई प्रोफाइल बन गया और पुलिस जांच को जाहिर है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हाँ, ये बात बहुत अहम है। जब कोई मामला हाई प्रोफाइल होता है ना, खासकर जिसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हों, तो जांच एजेंसियों पर दबाव तो बढ़ ही जाता है। मीडिया की नज़र लगातार बनी रहती है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पुलिस ने शुरुआती जांच में ही, मतलब शुरू से ही, व्यक्तिगत रंजिश यानी पर्सनल दुश्मनी के एंगल पर ध्यान केंद्रित किया। अक्सर ऐसे मामलों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शक पहले आता है, लेकिन यहाँ पुलिस का फोकस वो निजी संबंधों और आपसी मनमुटाव पर ज्यादा रहा, जैसा कि रिपोर्ट्स में सामने आया है। ये अपने आप में जांच की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु था शुरू में ही। फिर जांच आगे बढ़ी और फिर एक दुखद खबर सामने आई। प्रयागराज के पुरा मुफ्ती इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक शव बरामद हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार शव की हालत ऐसी थी कि उसकी तुरंत पहचान करना वो बेहद मुश्किल था। और यहीं पर यह मामला और भी संवेदनशील और जटिल हो गया, क्योंकि शव की शिनाख्त तुरंत नहीं हो पाई, तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पुलिस ने उसे अज्ञात मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में। अच्छा। लेकिन कुछ समय बाद जब रणधीर यादव के परिवार ने कुछ खास निशानियों और कपड़ों के आधार पर यह दावा किया कि वो शव रणधीर का ही था, तो ये एक बहुत बड़ा और भावनात्मक मोड़ बन गया। नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों ने इस पहलू को काफी विस्तार से कवर किया था कि कैसे बाद में पहचान हुई और वो जो पहले अंतिम संस्कार हो गया था, उसने मामले को और पेचीदा बना दिया था। इसी दौरान जांच में एक और बड़ी कामयाबी मिली। रणधीर सिंह यादव की जो लापता स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो प्रयागराज से काफी दूर चित्रकूट जिले के एक पहाड़ी और जंगली इलाके देवंगना घाटी के पास लावारिस हालत में मिली।
गाड़ी का इतनी दूर ऐसी सुनसान जगह पर पाया जाना इसने शक को और गहरा कर दिया कि ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि इसमें हत्या या कोई जबरदस्ती मतलब फाउल प्ले शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी की बरामदगी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके बाद पुलिस की जांच का फोकस वो डिजिटल सबूतों पर तेजी से बढ़ा। उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जिन्हें CDRs कहते हैं, उनका विश्लेषण शुरू किया। हाँ, CDRs। जी। अब ये CDRs क्या होते हैं? ये मोबाइल कंपनियों से मिलने वाली वो जानकारी है जिससे पता चलता है कि किसी नंबर से कब, किसे, कितनी देर कॉल की गई और उस वक्त वो फोन किस मोबाइल टावर के दायरे में था। इसके साथ ही पुलिस ने मोबाइल टावरों की लोकेशन मैपिंग की और जहां भी संभव था CCTV फुटेज खंगालने शुरू की। इन तकनीकी सुरागों ने ही पुलिस को संदिग्धों के दायरे को छोटा करने में मदद की और जांच उन लोगों तक पहुंची जो रणधीर यादव के करीबी सर्कल में शामिल थे। कुछ सिटी रिपोर्ट्स में अपहरण और हत्या के मामले के सिलसिले में शुरुआती दौर में 2 गिरफ्तारियों का भी जिक्र मिलता है। इसी जांच के सिलसिले में एक नाम सामने आया, राम सिंह। ये PWD यानी लोक निर्माण विभाग में स्टेनो के पद पर कार्यरत हैं और रणधीर यादव के परिचित बताए गए हैं। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि राम सिंह से हुई पूछताछ में ही कथित घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा सामने आई और यहीं पर डॉक्टर उदय यादव का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उभर कर आया। डॉक्टर उदय यादव भी रणधीर के दोस्त बताए जाते हैं और उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर उदय यादव फरार चल रहे थे। हाँ, अब आते हैं इस मामले के सबसे चर्चित पहलू पर, यानी कि कथित मकसद, मोटिव क्या था। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स जैसे कि आज तक और NBT में छपी खबरें वो लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं, अवैध संबंध का शक। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर उदय यादव को शक था कि उनकी पत्नी के रणधीर सिंह यादव के साथ नजदीकी संबंध है। NBT की एक रिपोर्ट में तो एक नैनीताल यात्रा का भी जिक्र है, जहां दावा किया गया कि डॉक्टर उदय ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और रणधीर यादव को एक होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। अच्छा। कहा गया कि इसी घटना के बाद उनकी दोस्ती में गहरी दरार आ गई और रंजिश उभरती चली गई। लेकिन यहाँ ये बात बार बार स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सब पुलिस जांच के दौरान सामने आए आरोप और दावे हैं, जिनका अंतिम सच अदालत में साबित होना बाकी है। बिल्कुल। और जांच में एक और बहुत अहम कड़ी थी जो अब तक गायब थी, वो था रणधीर सिंह यादव का मोबाइल फोन। ये आज के जमाने में किसी भी जांच के लिए एक बेहद जरूरी सबूत होता है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस पूछताछ में ये दावा भी सामने आया कि इसी फोन में शायद कुछ ऐसी अंतरंग तस्वीरें या वीडियो हो सकते थे जिनका सीधा ताल्लुक इस पूरे मामले के मकसद से था। फोन का बरामद ना हो पाना पुलिस के लिए एक डिजिटल एविडेंस गैप बना हुआ था। आज तक की एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया कि ये फोन कथित तौर पर डॉक्टर उदय यादव के पास गया था। तो इस फोन की बरामदगी वो इस केस के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। सही कहा। तो इन सभी कड़ियों को मतलब दोस्ती, शक, वो नैनीताल की घटना का दावा, राम सिंह का बयान, गाड़ी की बरामदगी, इन सबको जोड़ते हुए पुलिस ने जो घटनाक्रम की थ्योरी बनाई वो कुछ इस तरह सामने आई कि कथित तौर पर पहले रणधीर सिंह यादव की कार में ही गला घोंट कर हत्या की गई। कार के अंदर? हाँ, ऐसा पुलिस का मानना है। इसके बाद हत्या को एक हादसा या आत्महत्या दिखाने की कोशिश में शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया ताकि ऐसा लगे कि ट्रेन से कटने का मामला है और पहचान भी मुश्किल हो जाए। और अंत में इस पूरे अपराध से सीधा संबंध तोड़ने के लिए उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को कई 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट के एक सुनसान जंगली इलाके में छोड़ दिया गया। अच्छा। ये एक आप कह सकते हैं क्लासिक तरीका है सबूत मिटाने और जांच को भटकाने का, लेकिन अक्सर गाड़ियां या ऐसी चीजें कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। कोशिश करें जैसा कि पुलिस जांच और रिपोर्ट से इशारा मिलता है। नवाबगंज के ढाबे पर दोस्तों की महफिल जमी है, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन शायद किसी कोने में एक अनकहा तनाव भी मौजूद है। महफिल ख़त्म होती है, लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। रणधीर अपनी स्कॉर्पियो में शायद डॉक्टर उदय और राम सिंह के साथ निकलते हैं और फिर पुलिस के मुताबिक चलती गाड़ी के अंदर ही वो हुआ जिसने एक दोस्ती को दुश्मनी की इंतहा तक पहुंचा दिया। एक जान ले ली गई। इसके बाद शुरू हुई कहानी को छुपाने की कवायद, शव को ठिकाने लगाना,
गाड़ी को दूर ले जाके छोड़ना। अगली सुबह जब रणधीर घर नहीं पहुंचते तो परिवार में बेचैनी फैलती है। फोन पर फोन किए जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और फिर धीरे धीरे एक एक करके कड़ियां जुड़ने लगती हैं। चित्रकूट में लावारिस स्कॉर्पियो का मिलना, CDR रिपोर्ट्स का उन लोगों की लोकेशन मैच करना जो आखिरी बार साथ देखे गए थे, राम सिंह का हिरासत में लिया जाना और फिर एक ऐसी कहानी का सामने आना जिसमें दोस्ती, शक, कथित धोखा और बदले की भावना सब कुछ उलझा हुआ है। ये वाकई किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये एक असल जिंदगी की दुखद घटना है। अब नजर डालते हैं कि इस मामले में ताज़ा स्थिति क्या है, मतलब करंट स्टेटस क्या है। पुलिस की जांच में अब भी व्यक्तिगत रंजिश का मकसद ही वो केंद्र में बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार राम सिंह पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी बताए जा रहे डॉक्टर उदय यादव, उनकी तलाश जारी है और अलग अलग समय की रिपोर्ट्स में उन्हें फरार बताया गया है। कुछ और लोगों के नाम भी इस साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के लिए सामने आए हैं, जैसे डॉक्टर उदय के भाई विजय यादव, उनके कर्मचारी सुजीत श्रीवास्तव और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उदय की सास लीला देवी का नाम भी योजना बनाने, मदद करने या शरण देने के संदर्भ में आया है। ये जानकारियां NBT और आज तक जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई हैं। हाँ, और अगर हम आगे की कानूनी प्रक्रिया पर बात करें तो अब पुलिस के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम होगा अदालत में चार्जशीट दायर करना। इस चार्जशीट में पुलिस को अपने जुटाए सबूतों, गवाहों के बयानों और जांच के निष्कर्षों को पेश करना होगा। इसके अलावा जैसा हमने पहले जिक्र किया, शव की पहचान देर से होना और पहले अज्ञात मानकर अंतिम संस्कार कर दिए जाने का मुद्दा, ये अदालत में एक प्रोसीजरल पहलू बन सकता है जिस पर बचाव पक्ष सवाल उठा सकता है। अच्छा, यहाँ पर चेन ऑफ कस्टडी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चेन ऑफ कस्टडी ये क्या होता है? जी, इसका सीधा मतलब है कि पुलिस को यह साबित करना होता है कि जो भी सबूत क्राइम सीन से मिला, चाहे वो गाड़ी हो, कोई हथियार हो या कोई और चीज, वो सबूत जांच के दौरान फॉरेंसिक लैब तक और फिर अदालत तक बिना किसी छेड़छाड़ के सही सलामत और नियमों के तहत पहुंचा है। इसमें जरा सी भी चूक वो केस को कमजोर कर सकती है। समझ गया। और जाहिर है फॉरेंसिक सबूत, खासकर डिजिटल फॉरेंसिक यानी उस गायब मोबाइल फोन से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर मिलती है, वो इस केस में निर्णायक साबित होगी। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, जब तक चार्जशीट दायर नहीं होती और अदालत में सुनवाई शुरू नहीं होती, तब तक किसी भी निश्चित नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। और ये बात हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे एक जिम्मेदार अनुस्मारक के तौर पर कि ये सभी आरोप, तथ्य और घटनाक्रम जो हमने साझा किए हैं, ये पुलिस जांच और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति का दोष अदालत में साबित होता है और अंतिम निर्धारण फोरेंसिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए हमें अटकलों से बचना चाहिए और केवल सत्यापित जानकारी पर ही ध्यान देना चाहिए। ये मामला कई वजहों से लोगों का ध्यान खींचता है और इस पर इतनी चर्चा हो रही है। पहला, एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का इस तरह गायब होना और फिर उनकी हत्या की खबर आना। दूसरा, दोस्ती जैसे रिश्ते का इस हद तक बिगड़ जाना कि वो हत्या का कारण बन जाए। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला है। तीसरा, इसमें कथित अवैध संबंध से उपजी रंजिश का एंगल, जो अक्सर ऐसे अपराधों को और जटिल बना देता है। और चौथा, जिस तरह से इस अपराध को छुपाने के लिए एक सुनियोजित कवर अप का प्रयास किया गया, शव को कहीं और फेंकना, गाड़ी को कहीं और ले जाना, ये सब मिलकर इसे एक बेहद पेचीदा केस बनाते हैं। साथ ही ये केस ये भी दिखाता है कि आज के समय में जांच एजेंसियां किस तरह आधुनिक तकनीक जैसे मोबाइल फोरेंसिक, CDR एनालिसिस वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन साथ ही सबूत जुटाने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे गाड़ी का दूर मिलना, शव का अलग जगह मिलना और सबसे महत्वपूर्ण वो गायब मोबाइल फोन। यहाँ NBT की रिपोर्ट में बताए गए एक और पहलू का जिक्र करना जरूरी है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। ये डॉक्टर उदय यादव की पत्नी अंजलि की मौत से जुड़ा है, जिनका रणधीर यादव के साथ कथित संबंध होने का शक जताया गया था। हाँ, इसका भी जिक्र था। जी, रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की मौत रणधीर यादव की हत्या से कुछ समय पहले 11 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। दावा किया गया था कि उन्होंने जहर खा लिया था और कथित तौर पर बिना पुलिस को सूचना दिए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। बिना पुलिस को बताए? हाँ, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। अब
अगर भविष्य में इस मामले में कोई नए सबूत सामने आते हैं या पुलिस इस एंगल पर जांच करती है तो रणधीर यादव हत्याकांड का दायरा और भी बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक जानकारी है जो रिपोर्ट की गई है। इसे रणधीर यादव केस से सीधे तौर पर जोड़ा गया है या नहीं, ये जांच का विषय है। इसे अभी एक स्थापित तथ्य मानना सही नहीं होगा। ये महज एक जांच की, आप कह सकते हैं, संभावित दिशा हो सकती है। तो ये थी प्रयागराज के रणधीर सिंह यादव हत्याकांड की अब तक की कहानी, जो हमने विभिन्न विश्वसनीय और सत्यापित रिपोर्ट्स के आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे दोस्ती और शक के बीच की रेखा कभी कभी बेहद महीन हो जाती है, इतनी पतली कि उसे पार करने में देर नहीं लगती, और ये भी कि सच को छुपाने की हर कोशिश अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाती है, जिसे जांच करने वाले धागे पकड़कर धीरे धीरे पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में इस मामले में कई अहम मोड़ आ सकते हैं। चार्जशीट का दायर होना सबसे महत्वपूर्ण होगा। उस गायब मोबाइल फोन की बरामदगी अगर होती है तो वो कथित तस्वीरों या वीडियो वाले दावे की पुष्टि या खंडन कर सकती है और मकसद को शायद और साफ कर सकती है। साथ ही फरार चल रहे मुख्य आरोपी डॉक्टर उदय यादव की गिरफ्तारी या उनकी स्थिति क्या रहती है, ये भी इस केस की आगे की दिशा तय करेगा। हम अपने श्रोताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे ही इस मामले में विश्वसनीय स्रोतों से कोई भी नई और सत्यापित जानकारी सामने आएगी, हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ तथ्यों के साथ, बिना किसी सनसनी के। और अंत में एक सवाल जो शायद इस पूरी उलझी हुई कहानी पर सोचने को मजबूर करता है और जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। इस मामले में जहां दोस्ती और दुश्मनी की सीमाएं इतनी धुंधली हो चुकी हैं, जहां रिश्तों में इतना जहर घुल चुका है, क्या कोई एक सबूत, जैसे कि वो गायब मोबाइल फोन, क्या वो सच की सारी परतों को खोल सकता है, या फिर सच हमेशा कई टुकड़ों में बिखरा रहेगा जिसे पूरी तरह से जोड़ पाना शायद कभी मुमकिन ही ना हो? ये सवाल खास तौर पर जब हम अंजलि की संदिग्ध मौत वाले पहलू को भी ध्यान में रखते हैं तो और भी गहरा हो जाता है।